कहानी का आरंभ एक कुत्ते के प्रशिक्षण संस्थान से होता है जो जैस्मिन रामसे द्वारा संचालित है, जिसे सभी जैस कहते हैं। वह कहानी की नायिका है। इससे पहले उसने अग्निशामक के रूप में काम किया, लेकिन अब वह एक कुत्ता प्रशिक्षक है। वर्तमान में वह पुलिस विभाग के लिए एक अपराध पहचानने वाले कुत्ते को प्रशिक्षित कर रही है। कुत्ते का नाम जियस है। नायिका दृढ़ विश्वास रखती है कि चाहे अपराध स्थल पर कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, एक प्रशिक्षित कुत्ता कभी भी कुछ नहीं चूकता। अगले दृश्य में नायिका एक स्कूल में अपनी दोस्त से मिलने जाती है, जो स्कूल की प्रधानाचार्य है। उनका नाम सारा है और वह और नायिका 20 वर्षों से दोस्त हैं। दोनों ने इसी स्कूल में पढ़ाई की थी। प्रधानाचार्य ने नायिका को छात्रों के सामने अपराध पहचानने वाले कुत्ते की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानाचार्य ये टिप्पणी करती है कि हालांकि स्कूल की इमारत बहुत पुरानी है, यह अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है, सिवाय पिछले वर्ष तीसरी मंजिल पर किए गए नवीनीकरण के। प्रधानाचार्य सुझाव देती है कि वे प्रदर्शन तीसरी मंजिल पर करें और उन्हें वहां ले जाती है। हालांकि प्रधानाचार्य कमरे को खोलने के लिए सही चाबी खोजने में भ्रमित हो जाती है। वह एक सफाईकर्मी एडी को बुलाती है, जो इमारत को बहुत अच्छे से जानता है, ताकि चाबी खोजने में मदद कर सके। एडी कमरे को खोलता है, कहता है कि वह पहले खिड़कियां खोल देगा ताकि ताज़ा हवा आ सके, और फिर चला जाता है। इसके बाद नायिका कमरे में प्रवेश करती है, जबकि प्रधानाचार्य छात्रों को लाने के लिए बाहर जाती है। प्रदर्शन की तैयारी करते हुए नायिका कमरे में 2 मानव हड्डियों के नमूने छिपा देती है, एक डिब्बे के पीछे और दूसरा एक दराज के अंदर। जब छात्र आते हैं तो वह प्रदर्शन शुरू करती है। नायिका छात्रों को समझाती है कि अपराध स्थल पर सबसे कठिन से कठिन सुराग और सबूत भी एक प्रशिक्षित अपराध पहचानने वाले कुत्ते द्वारा खोजे जा सकते हैं। वह जियस को खोजो का आदेश देती है और जियस सफलतापूर्वक डिब्बे के पीछे हड्डी का पता लगाता है। हालांकि जब जियस दूसरी हड्डी की खोज करता है तो वह फर्श पर एक कालीन के पास रुक जाता है, भौंकता है और नायिका की ओर देखता है। भ्रमित होकर नायिका कालीन उठाती है और उसके नीचे एक लकड़ी का ढांचा पाती है। जब वह इसमें टॉर्च की रोशनी डालती है तो वह चौंक जाती है और प्रधानाचार्य से कहती है कि यह एक अपराध स्थल है, क्योंकि फर्श के नीचे एक मृत शरीर है। अगले दृश्य में पुलिस और फोरेंसिक टीम स्कूल में होती है। पीड़ित के कपड़ों और पुराने चश्मे के आधार पर नायिका अनुमान लगाती है कि यह मिस क्विन हो सकती है, जो कई वर्षों तक स्कूल में पढ़ाती रहीं। नायिका और प्रधानाचार्य दोनों ने उनके अधीन पढ़ाई की थी। शिक्षक ने पिछले वर्ष अचानक इस्तीफा दे दिया था और तब से स्कूल में नहीं देखी गई थी। प्रधानाचार्य इस बात पर चकित है कि शिक्षक का शव स्कूल में कैसे पहुंचा। एक जासूस निक आता है, जो कहानी का नायक और नायिका का पूर्व प्रेमी होता है। वह नायिका से पूछता है कि क्या उसने पीड़ित की पहचान की है। वह पुष्टि करती है कि यह उनकी शिक्षक मिस क्विन है। प्रधानाचार्य बताती है कि मिस क्विन ने इस्तीफा देने के बाद कभी स्कूल नहीं लौटी। नायक इस्तीफे के पत्र और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने का निर्णय लेते हैं। प्रधानाचार्य इस घटना से परेशान होकर अपने कार्यालय जाती हैं, जबकि नायिका और जियस अकेले बैठे होते हैं। सफाईकर्मी उनके पास आता है। नायिका उसे तीसरी मंजिल पर शव मिलने की जानकारी देती है। जब सफाईकर्मी पूछता है कि क्या यह मिस क्विन है, तो नायिका आश्चर्यचकित होती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला। वह जवाब देता है कि मिस क्विन को यहाँ कई लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता था। अगले दृश्य में नायक, नायिका और प्रधानाचार्य कार्यालय में होते हैं, शिक्षक से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए, जिसमें उनकी प्रदर्शन रिपोर्ट और इस्तीफे का पत्र शामिल होता है। प्रधानाचार्य उन्हें नायक को सौंपती हैं। वह बताती है कि मिस क्विन ने व्यक्तिगत रूप से अपना इस्तीफा नहीं दिया था। जब प्रधानाचार्य पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल लौटी तो उन्होंने अपने डेस्क पर पत्र पाया था। पत्र 22 जून की तारीख वाला था, जो पिछले स्कूल वर्ष का अंतिम कार्य दिवस था। नायक पूछता है कि शिक्षक ने अचानक क्यों इस्तीफा दिया। प्रधानाचार्य बताती है कि शिक्षक पहले से ही रिटायरमेंट के करीब थी और उनका व्यवहार ऐसा था जिसे कई छात्रों और माता पिता द्वारा सहन करना मुश्किल था। प्रधानाचार्य ने उन्हें शांतिपूर्वक रिटायर होने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मिस क्विन ने मना कर दिया था। शिक्षक को अपने पूर्व छात्र द्वारा आदेश दिए जाने का विचार पसंद नहीं आया था, जो अब प्रधानाचार्य थी। प्रधानाचार्य ये भी बताती है कि 20 साल पहले उन्होंने और नायिका ने जब वे छात्र थे तब मिस क्विन पर एक मजाक किया था, जिसे शिक्षक कभी नहीं भूली थी। जब नायक पूछता है कि शरारत क्या थी, नायिका इसे एक छोटी घटना के रूप में खारिज कर देती है, विस्तार से बताने से इनकार करती है।
मामले के संबंध में नायक ये बताता है कि शव नायिका द्वारा खोजा गया था और कमरे की चाबी प्रधान के पास थी। चूंकि नायिका और प्रधान करीबी दोस्त थे और पीड़ित उनके शिक्षक थे, नायक शुरू में प्रधान पर शक करता है। वह ये भी जोड़ता है कि वह अन्य पहलुओं पर तभी विचार करेगा जब नए सबूत सामने आएंगे। संदेह को समझते हुए प्रधान स्वीकार करता है कि कई लोगों को शिक्षक के प्रति नाराजगी थी। नायिका अनुमान लगाती है कि अगर किसी ने हत्या की और शव को फर्श के नीचे छिपा दिया तो इसका कारण व्यक्तिगत होना चाहिए। नायक आगे जांच करने के लिए सहमत होता है। जब नायक चला जाता है तो नायिका अपनी उदासी व्यक्त करती है, ये कहते हुए कि मिस क्विन सख्त होने के बावजूद एक अच्छी शिक्षिका थी। हालांकि प्रधान कड़वे शब्दों में टिप्पणी करते हैं कि मिस क्विन स्कूल के लिए एक अच्छी शिक्षिका थी लेकिन उनके लिए नहीं। अगला दृश्य नायिका की मां के प्रशिक्षण संस्थान में है। स्कूल में मिले शव के बारे में समाचार देखते हुए मां नायक को रिपोर्टरों से बात करते हुए देखती है। नायिका वहां पहुंचती है और उसकी मां उसे डांटती है, पूछते हुए कि वह मृत शरीरों से क्यों निपट रही है जबकि उसे बस एक कुत्ता प्रशिक्षक बनना चाहिए। मां अपने बेटी को जोखिम भरे काम में नहीं देखना चाहती क्योंकि नायिका के पिता, जो अग्निशामक प्रमुख थे, ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में निधन हो गए थे। मां ने हमेशा नायिका को अग्निशामक बनने से हतोत्साहित किया था। वह नायिका को एक लिफाफा देती है जो उसके पिता के कार्यालय की तिजोरी में रखा था। लिफाफे पर जैस के लिए लिखा हुआ था। नायिका इसे खोलती है और अपने पिता के साथ अपनी एक फोटो पाती है। यह उसे उसके मार्ग की याद दिलाता है जिसे वह अपनाना चाहती है। अगले दृश्य में नायक संस्थान में नायिका से मिलने आता है। वह उससे मामले की स्थिति पूछती है और वह बताता है कि वे तब जानेंगे जब पीड़ित की मौत कब हुई, जब लैब रिपोर्ट आएगी। वह ये भी जोड़ता है कि किसी भी शिक्षक के लिए कोई लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। नायिका आश्चर्य करती है कि कोई शिक्षक महीनों तक कैसे गायब रहा। नायक ये बताता है कि उसने कुछ ऐसा खोजा जो प्रधान ने छिपाया था। एक घटना थी जहां शिक्षक को बर्खास्त किया जाने वाला था और उसने स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज करने की योजना बनाई थी। प्रधान ने ये भी नायिका को नहीं बताया था। नायिका उस घटना के बारे में पूछती है। नायक बताता है कि शिक्षक ने एक लड़की छात्रा पर विशेष ध्यान दिया था, उसे बार बार पढ़ाते हुए। छात्रा के पिता ने इस पर प्रधान से शिकायत की थी, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। शिक्षक ने स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज करने की योजना बनाई थी, जो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता था और प्रधान की नौकरी भी जा सकती थी। इस दृष्टिकोण से नायक संदेह करता है कि प्रधान का शिक्षक को मारने का एक कारण हो सकता था। नायिका जोड़ती है कि छात्रा का पिता भी संदिग्ध हो सकता है और नायक सहमत होता है, कहता है कि उन्हें उससे बात करनी चाहिए। नायिका तय करती है कि वह उसके साथ जाएगी क्योंकि वह जानना चाहती है कि शिक्षक के साथ क्या हुआ। हालांकि कई लोगों को शिक्षक पसंद नहीं थे, लेकिन नायिका उसका सम्मान करती थी। फ्लैशबैक में एक कक्षा के दौरान शिक्षक जीवन में मेहनत के बारे में बात करते हैं। किशोरावस्था की नायिका ने कहा था कि अगर वह व्याकरण में अच्छी नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अपने पिता की तरह अग्निशामक प्रमुख बनना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की और उसे ध्यान केंद्रित करने और दृढ़ रहने की सलाह दी, जिससे नायिका को आत्मविश्वास मिला। वर्तमान में लौटते हुए नायक और नायिका छात्रा के पिता मेनाद से मिलते हैं। उन्होंने पिछले साल शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मेनाड बताते हैं कि उनकी बेटी मैडी को डिस्लेक्सिया हो सकता है, जिससे पढ़ाई और सीखना कठिन हो जाता है। प्रधान ने मैडी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को नियुक्त किया था और इससे उसकी ग्रेड में सुधार हुआ था। चूंकि मेनाड की पत्नी 2 साल पहले चली गई थी, मैडी अकेली थी और शिक्षक का अतिरिक्त ध्यान उसके लिए सहारा बन गया था। हालांकि शिक्षक का लगातार ध्यान मैडी पर अन्य छात्रों द्वारा कक्षा में उसका मजाक उड़ाने का कारण बना। मेनाड ने भी देखा कि शिक्षक उनके पड़ोस में आ रही थी, जिससे उन्हें उसकी मैडी के प्रति जुनून पर संदेह हुआ और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। शिक्षक ने मैडी को लैला नामक एक किताब उपहार दी थी, जिसे मेनाड ने नायिका को दिखाया। वह नाम नोट कर लेती है इससे पहले कि वह वहां से चली जाए। वह नायक से कहती है कि जबकि मेनाड का एक कारण था, उसके पास अवसर नहीं था क्योंकि उसे स्कूल की तीसरी मंजिल या चाबियों तक पहुंच नहीं होती। अगले दृश्य में नायिका स्कूल जाती है और प्रधान से मिलती है, जो ऑडिटोरियम में माता पिता और छात्रों को आश्वस्त कर रहे होते हैं कि स्कूल में कोई समस्या नहीं है। इस बीच नायिका स्कूल में घूमती है और पुराने कक्षा को देखकर यादें ताज़ा हो जाती हैं। उन्हें याद आता है कि शिक्षक के पास एक पालतू हैमस्टर था जो पिंजरे में रहता था।
किसी ने पिंजरा खोलकर हैमस्टर को बाहर निकाल दिया था। शिक्षक चिंतित थी क्योंकि उन्हें हैमस्टर की ठंड और कठोर परिस्थितियों में संघर्ष करने की चिंता थी। जब शिक्षक ने पूछा कि यह किसने किया, तो नायिका और प्रधान ने अपराधी नजरों का आदान प्रदान किया था। इस घटना को याद करते हुए नायिका प्रधान के कार्यालय जाती है और देखती है कि डेस्क पर चाबियों का एक सेट लापरवाही से रखा हुआ है। जैसे ही वह इस लापरवाही पर विचार करती है, प्रधान प्रवेश करते हैं और उन पर शक करने का आरोप लगाते हैं। नायिका स्पष्ट करती है कि वह केवल उन्हें संदिग्ध सूची से हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि नायक उन पर शक करता है शिक्षिकाओं द्वारा मामले दायर करने की योजना के छिपे हुए विवरणों के कारण। फिर प्रधान बताते हैं कि उन्होंने शिक्षिका और उसके वकील के साथ उसकी अंतिम कार्य दिवस पर मुद्दे को हल करने के लिए बैठक आयोजित की थी, लेकिन बैठक अंतिम क्षण में रद्द कर दी गई थी। जब वे बात कर रहे होते हैं तो बाहर एक शोर सुनाई देता है। जब वे जांच करते हैं तो देखते हैं कि एक कैप पहने अजनबी स्कूल भवन से बाहर जा रहा होता है और लंगड़ाते हुए चल रहा होता है। नायिका और प्रधान उसे बुलाते हैं, लेकिन वह जल्दी ही वहां से चला जाता है। सफाईकर्मी जो फर्श पर झाड़ू लगा रहा होता है उसे कुछ नहीं पता चलता और नायिका उस अजनबी को पकड़ने में असमर्थ होती है। वह पूछती है कि वह कौन हो सकता है और प्रधान अनुमान लगाते हैं कि वह शायद किसी ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें शिक्षिका जानती थी। नायिका कहती है कि वे उसकी पहचान पुष्टि होने पर नायक को सूचित करेगी। फिर प्रधान उस वकील का नाम जांचते हैं जिसने आखिरी बार शिक्षिका से मुलाकात की थी, डीडर मेसन, जो एक निजी कानून फर्म में काम करता था। लॉगबुक के अनुसार वकील 22 जून को 3 बजे स्कूल आया था, लेकिन बैठक रद्द होने के बावजूद वकील ने कभी साइन आउट नहीं किया था। नायिका पुराने सुरक्षा कैमरे का फुटेज मांगती है और प्रधान बताते हैं कि वे आमतौर पर फुटेज केवल 3 महीने तक रखते हैं, लेकिन संवेदनशील स्थिति होने के कारण स्कूल के वकील ने फुटेज की एक कॉपी रखने का सुझाव दिया था जिसे प्रधान अभी भी रखे हुए थे। वे फुटेज चलाते हैं और देखते हैं कि वकील और शिक्षिका 3 बजे प्रवेश करते हैं। 4:45 बजे प्रधान और अन्य स्टाफ बाहर निकलते हैं, जबकि 5:45 बजे वकील अकेला भवन छोड़ता है, लेकिन शिक्षिका कभी बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई देती। सफाईकर्मी ने स्कूल बंद कर दिया था और गर्मियों की छुट्टियों तक कोई अंदर नहीं आया था। नायिका निष्कर्ष निकालती है कि उस दिन शिक्षिका की हत्या हुई होगी। जब नायिका जाने वाली होती है तो उसे प्रदर्शन के लिए एक दराज में रखे हुए हड्डियों की याद आती है। प्रधान उसे उन्हें निकालने के लिए चाबियां देती है। नायिका पूछती है कि क्या हैमस्टर के साथ की गई शरारत उसे परेशान करती है, लेकिन प्रधान इसे नकार देती है। दृश्य एक और फ्लैशबैक में कटता है जहां शिक्षक का हैमस्टर प्रधान और नायिका द्वारा एक मजाक के रूप में ले लिया गया था। प्रधान ने इसे अपने चचेरे भाई को दे दिया था। वर्तमान में नायिका दराज से हड्डियां निकालती है, लेकिन देखती है कि कोई अलमारी से एक किताब ले रहा है। वह उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास कमरे की एक और चाबी है। जब वह तीसरी मंजिल से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात मनाद से होती है। जब वह पूछती है कि वह वहाँ क्यों है, तो वह बताता है कि मैडी ने अपनी कुछ चीजें छोड़ी होंगी और वह उन्हें इकट्ठा कर रहा था। नायिका पूछती है कि क्या मैडी शिक्षक की मौत से दुखी है, क्योंकि वह शिक्षक की पसंदीदा छात्रा थी। मनाद जवाब देता है कि उसे मैडी के विचारों को समझ नहीं आता, वह शायद ही बात करती है और अपना अधिकांश समय कंप्यूटर पर बिताती है। वह आशा करता है कि उनका स्थानांतरण मैडी को आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगले दृश्य में नायिका नायक को बताती है कि तीसरी मंजिल के कमरे की चाबी किसी और के पास है। नायिका देखती है कि सफाईकर्मी पर संदेह हो रहा है क्योंकि वह स्कूल में स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है और डुप्लीकेट चाबियां बनाने की क्षमता रखता होगा। शिक्षक का परिवार और मीडिया मामले पर दबाव नहीं बना रहे हैं, इसलिए नायक नायिका को बताता है कि विभाग ने उसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया है। वह समझाता है कि मामले के बारे में स्पष्टता केवल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही आ सकती है, विशेष रूप से यह निर्धारित करने के लिए कि पीड़ित की मृत्यु कैसे और कब हुई। नायिका गुस्से में कहती है कि मामले को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नायिका नायक को याद दिलाती है कि उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि उसने उसके पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया था। वह उसे बदलने का आरोप लगाती है, जबकि नायक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। कहता है कि जब उसके पिता का निधन हुआ था तब उसे सांत्वना देने का तरीका नहीं पता था। अगले दृश्य में नायिका अपने पिता की कब्र पर जाती है। दूर से वह देखती है कि कोई उसे देख रहा है और उसके पास जाती है, ये पूछते हुए कि वह क्यों उसका पीछा कर रहा है। यह आदमी हाल ही में स्कूल आया हुआ अजनबी होता है। वह खुद को सैम के रूप में परिचित कराता है, जो शिक्षक का चचेरा भाई होता है।
वह समझाता है कि वह स्कूल आया था ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। नायिका उसे बताती है कि पिछले 1 साल से शिक्षक के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। सैम बताता है कि उससे बात किए वर्षों हो गए हैं और उसने एक कठिन समय के दौरान उसकी मदद मांगी थी, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की थी। वह ये भी बताता है कि शिक्षक के पास कोई अन्य रिश्तेदार या करीबी दोस्त नहीं थे और एक दुर्घटना के बाद उसने सभी से दूरी बना ली थी। जिज्ञासु होकर नायिका उससे दुर्घटना के बारे में पूछती है और विवरण जानती है। अगले दृश्य में नायक नायिका से मिलता है और बताता है कि फोरेंसिक लैब रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन उन्होंने पीड़ित की चीजों की तस्वीरें भेजी हैं। वह उसे तस्वीरें दिखाता है जिसमें एक चेन और एक जोड़ी चश्मे शामिल हैं जो शिक्षक हमेशा पहनते थे। ये देखकर नायिका को संदेह होता है कि पीड़ित वही शिक्षक हो सकता है, लेकिन नायक कहता है कि उन्हें डीएनए परिणामों का इंतजार करना होगा। नायिका नायक को उस दुर्घटना की कहानी बताती है जो चचेरे भाई ने साझा की थी। 20 साल पहले शिक्षक का पति और उनकी 14 वर्षीय बेटी एक शराबी चालक द्वारा कोस्ट कार दुर्घटना में मारे गए थे। नायिका समझती है कि शिक्षक ने इस त्रासदी को स्कूल में किसी से साझा नहीं किया था। अब वह ये भी समझती है कि शिक्षक काम जारी रखने के लिए इतनी दृढ़ क्यों थी, उनका काम उन्हें सांत्वना प्रदान करता था। नायक पुलिस डेटाबेस में दुर्घटना रिपोर्ट देखता है। जिम्मेदार चालक एक युवा महिला थी जिसका नाम सुसान था। हालांकि यह पुष्टि हुई थी कि वो प्रभाव में गाड़ी चला रही थी। अदालत ने माना कि कार सड़क पर बर्फ होने के कारण फिसल गई थी। परिणामस्वरूप सुसान को कम जेल की सजा मिली। नायक स्वीकार करता है कि उन्हें 20 साल पहले हुई घटना के बारे में कुछ करने का पता नहीं चलता और नायिका भी अनिश्चित महसूस करती है। जब वह याद करती है कि शिक्षक पिछले साल गायब हो गई थी और उन्होंने अपने घर के कर का भुगतान करना बंद कर दिया था, फिर भी वे पाते हैं कि उनके कर पिछले वर्ष पूरी तरह से चुका दिए गए थे। इससे ये सवाल उठता है कि उन्हें कौन चुका सकता था। अगले दृश्य में नायिका संस्थान में होती है जब उन्हें याद आता है जब उन्होंने आखिरी बार शिक्षक को देखा था। शिक्षक एक वकील के साथ थी। नायिका वकील के बारे में पूछने के लिए कानून फर्म से संपर्क करती है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति कहता है कि वकील ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। जब वो उससे संपर्क करने का तरीका पूछती है तो वे पूर्व कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी साझा करने से मना कर देते हैं और कॉल समाप्त कर देते हैं। फिर नायिका वकील का पता लगाने ड्राइव करती है जबकि वे नायक को सूचित करती है। नायक उन्हें सलाह देता है कि वे कोई कार्रवाई करने से पहले रुके, लेकिन नायिका सुनती नहीं है और देखती है कि घर पर कौन मौजूद है। शिक्षक का चचेरा भाई बाहर आता है। उसे देखकर स्पष्ट रूप से सदमे में होता है। वह बताता है कि शिक्षक ने पिछले साल अपने गृहनगर फार्म हाउस जाने से पहले उससे संपर्क किया था और अपनी बिल्ली उसकी देखभाल में छोड़ दी थी, इसलिए वह पिछले साल से शिक्षक के घर में रह रहा था। नायिका पूछती है क्या यह अजीब नहीं लगता कि इतने लंबे समय तक उसकी कोई खबर नहीं आई, तो वह जवाब देता है कि उसने सोचा था कि उसने अपने गृहनगर रहने का फैसला किया होगा। नायिका पूछती है क्या शिक्षक ने कोई व्यक्तिगत सामान छोड़ा था। चचेरा भाई उसे सामानों का एक डिब्बा दिखाता है जिसमें उसे एक किशोरी लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। जब वह इसके बारे में पूछती है तो चचेरा भाई बताता है कि लड़की शिक्षक की बेटी लैला थी। नायिका समझ जाती है कि यह लड़की मेरी जैसी दिखती थी, जो स्कूल की छात्रा थी। नायिका याद करती है कि शिक्षक ने मेरी को उपहार स्वरूप दी गई किताब में लैला का नाम लिखा था। अब उसे समझ आता है कि शिक्षक ने मेरी के प्रति इतनी देखभाल दिखाई क्योंकि मेरी लैला जैसी दिखती थी। अगले दृश्य में जंगल में दौड़ते समय किसी व्यक्ति ने हुडी पहनकर नायिका पर हमला किया। हमलावर ने उसके सिर पर लकड़ी की तख्ती मारी जिससे वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आती है तो पाती है कि एक कपड़े का टुकड़ा पेड़ की शाखा पर फंसा हुआ था, जो संभवतः हमलावर की कपड़ों से फटा हुआ था। बाद में उस रात नायिका घर पर होती है जब नायक उनसे मिलने आता है। वह सब कुछ बताती है जो हुआ और उन्हें मैरी और लैला की तस्वीरें दिखाती है जो नायक को झटका देती हैं। नायिका स्वीकार करती है कि अब उन्हें किस पर संदेह करना चाहिए यह नहीं पता चलता। सफाईकर्मी स्कूल में घूमता रहता है। चचेरा भाई शिक्षक की अनुपस्थिति में घर पा चुका है और वकील ने जल्द ही शिक्षक से मिलने के बाद इस्तीफा दे दिया। नायक उन्हें सलाह देता है कि पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। वह उनकी चोट का इलाज करता है और उनके पिता के अंतिम संस्कार को मिस करने के लिए माफ़ी मांगता है। दोनों खुलकर बातें करते हैं और दिल से बातचीत करते हैं। जब नायक चला जाता है तो नायिका एक फ्लैशबैक याद पर विचार करती है। जब नायिका किशोरी थी, उसने और प्रधान ने एक मजाक के रूप में शिक्षक की कुर्सी को बदल दिया
और ऐसा लगता है कि शिक्षक को इसका पता चल गया। दोस्तों के बीच एक बातचीत सुनने के बाद शिक्षक ने नायिका के पिता को सूचित किया, ये दावा करते हुए कि उसकी बेटी ने गलती की है। ये समझते हुए कि यह एक छोटी सी गलती थी, पिता ने नायिका को सलाह दी, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और उन्हें ठीक करने के महत्व को समझाते हुए। उसके पिता के ये शब्द नायिका के मन में अंकित हो गए। अगले दिन नायक और नायिका प्रधान से मिलने के लिए स्कूल जाते हैं। इस बीच जब देखभाल करने वाला जियोस को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वह घबरा जाता है और जल्दी से अपने कमरे में बंद हो जाता है। जब नायक और नायिका पास आते हैं तो देखभाल करने वाला संकोच में दरवाजा खोलता है। जियोस कमरे में प्रवेश करता है और कूड़ेदान के चारों ओर सूंघने लगता है। जांच करने पर नायक को कूड़ेदान के अंदर एक हुडी शर्ट मिलती है। ये वही हुडी है जो उस अजनबी ने पहनी थी जिसने नायिका पर हमला किया था, और इसमें एक फटा हुआ हिस्सा उस कपड़े से मेल खाता है जो अपराध स्थल पर पाया गया था। ये स्पष्ट हो जाता है कि देखभाल करने वाला ही हमलावर था। जियोस ने दोषी की सही पहचान की थी। नायिका हमले के बारे में देखभाल करने वाले से सवाल करती है। जब वे देखभाल करने वाले के कमरे की तलाशी लेते हैं तो उन्हें बड़ी मात्रा में नकद और पोकर चिप्स मिलते हैं। फिर देखभाल करने वाला कुछ सच्चाइयां उजागर करता है। उसे जुआ खेलने की आदत थी और वह कभी कभी स्कूल से पैसे चुराता था। उसने चुराए गए पैसे तीसरी मंजिल के कमरे में एक किताबों की अलमारी के पीछे छिपा रखे थे, जिसका उपयोग बहुत कम होता था। उसने नायिका पर हमला किया क्योंकि उसे डर था कि उसकी जांच उसे उजागर कर देगी, जबकि नायक को संदेह होता है कि देखभाल करने वाले ने शिक्षक को भी मार डाला हो सकता है, लेकिन देखभाल करने वाला हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता है। नायक देखभाल करने वाले को गिरफ्तार करता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। प्रधान ये समझते हुए कि देखभाल करने वाले की चोरी उसकी लत से प्रेरित थी, नायिका से कहते हैं, अब मैं उसके चोरी करने की आदतों के पीछे का कारण समझता हूँ। हालांकि नायिका को संदेह होता है कि देखभाल करने वाला ही कातिल है। तभी मनार्ड अराइव्स होता है। उसने प्रधान से इस बैठक का आयोजन करने का अनुरोध किया था। प्रधान पूछते हैं कि क्या मैडी आ गई है, जिस पर मनार्ड जवाब देता है कि उसे स्कूल में होना चाहिए। प्रधान फिर स्पष्ट करते हैं कि मैडी आज स्कूल नहीं आई, जिससे मनार्ड चौंक जाता है। इस बीच नायक उस कानून फर्म में होता है जहां शिक्षक का वकील काम करता था। वकील के इस्तीफे पत्र की जांच करते हुए इसे शिक्षक के इस्तीफे पत्र के साथ तुलना करते हुए वह नोटिस करता है कि दोनों पत्रों में समान शब्दावली है, जिससे उसके संदेह बढ़ जाते हैं। अगली दृश्य में नायिका सोचती है कि मैडी कहाँ जा सकती है। मनार्ड याद करता है कि मैडी किसी अन्य शहर में जाने के विचार से परेशान लग रही थी। नायिका सुझाव देती है कि मैडी शायद रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने गई होगी ताकि उसे सांत्वना मिले। मनार्ड याद करता है कि मैडी अक्सर एक ऑनलाइन दोस्त से बात करती थी, लैला। नायिका मैडी के सोशल मीडिया खाते की जांच करती है और अपने दोस्तों की सूची में लैला का प्रोफाइल पाती है। ये देखकर कि लैला का प्रोफाइल कोई अन्य दोस्त नहीं रखता और डिस्प्ले पिक्चर के रूप में एक पप्पी फोटो का उपयोग करता है, नायिका को संदेह होता है कि यह एक फर्जी खाता हो सकता है। वे इस बारे में अनुमान लगाते हैं कि फर्जी प्रोफाइल के पीछे कौन हो सकता है और वे मैडी को फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। एक विचार नायिका के दिमाग में आता है और वह आत्मविश्वास से कहती है कि उसे पता है मैडी कहाँ है। साथ ही नायक एक चौंकाने वाला मोड़ खोजता है। शिक्षक का वकील डीड कोई और नहीं बल्कि सुसान है, जो उस दुर्घटना की जिम्मेदार महिला है जिसने 20 साल पहले शिक्षक के पति और बेटी की जान ली थी। अगली दृश्य में नायिका एक घर पहुंचती है जो शिक्षक के चचेरे भाई द्वारा उल्लेखित फार्म हाउस निकलता है। अंदर छिपते हुए वह पाती है कि मैडी बैठी हुई रो रही है। जिसे मैडी यहाँ लाया था वह कोई और नहीं बल्कि शिक्षक है। शिक्षक ने सब कुछ योजना बनाई थी, मैडी को किसी अन्य देश ले जाने का इरादा रखते हुए। यह मानते हुए कि मैडी उसकी बेटी लैला का पुनर्जन्म है, शिक्षक ने लैला के नाम पर एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी ताकि वह ऑनलाइन मैडी से संवाद कर सके। मैडी को देखकर शिक्षक को अपने दुख में कुछ सांत्वना मिली। 20 साल पहले उस दुर्घटना के लिए थोड़े समय की जेल की सजा काटने के बाद सुसान ने कानून पढ़कर और वकील बनकर अपनी जिंदगी बदल ली थी। हालांकि शिक्षक अपने परिवार को खोने के आघात से उबर नहीं पाई थी। मैडी से मिलना उसे उद्देश्य और सांत्वना देता था। जब शिक्षक ने महसूस किया कि उसका मैडी से जुड़ाव समस्याग्रस्त हो रहा था और इससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, तो उसने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। शिक्षक वर्षों से सुसान का पीछा कर रही थी। अंततः ये पता चला कि वह डीडा नाम से वकील बन गई थी। बदला लेने की सोच कर
शिक्षक ने सुसान को स्कूल में केस दर्ज कराने का बहाना बनाकर बुलाया। 22 जून को दोपहर 3 बजे उसने तीसरी मंजिल पर सुसान की हत्या कर दी और उसके शरीर को अपने जैसा दिखाने के लिए उसके चश्मे, हील्स और हैंडबैग को उस पर रख दिया। फिर सुसान की पोशाक पहनकर वह बिना किसी को बताए स्कूल छोड़ देती है। इस धोखे का विचार उस मजाक से प्रेरित था जो वर्षों पहले नायिका और प्रधान ने उसके साथ किया था। नायिका शिक्षक का सामना करती है, जो सब कुछ स्वीकार करती है। इस समय नायक अराइव्स होता है और शिक्षक पर बंदूक तानता है, मांग करता है कि वो मैडी को मुक्त करे। शिक्षक कहती है कि सुसान को उसकी मिली सजा मिली और अब वो और लैला अंततः शांति पा सकते हैं। नायक और नायिका मिलकर शिक्षक को काबू करते हैं और मैडी को बचाते हैं। मामला हल हो जाता है। क्लाइमैक्स में नायक और नायिका के पिता की कब्र पर जाते हैं और उस पर फूल रखते हैं। वे सामंजस्य स्थापित करते हैं और एक दूसरे के साथ शांति बनाते हैं। नायिका पुलिस विभाग को ज़्यूस सौंपने पर सहमत होती हैं। इसके बदले में नायक उसे प्रशिक्षण देने के लिए एक अन्य कुत्ता उपहार देता है। फिल्म इस आशाजनक नोट पर समाप्त होती है।